हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम एसएससी का लाइव क्रैश कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम प्रोनाउन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने प्रोनाउन की पूरी थ्योरी को कंप्लीट किया था, सारे कंसेप्ट्स को समझा था कि प्रोनाउन क्या होता है, उसके क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, टाइप्स हैं, किस किस तरह के वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के इस सेशन में हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि प्रोनाउन चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प आउट करेंगे आपके एग्जाम की तैयारी में। दूसरा, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और उसी के जैसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, मतलब सिमिलर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, सो दैट आप प्रैक्टिस कर पाएं सारे क्वेश्चंस को, और जितना भी कंसेप्ट अभी तक आपने समझा है वो सब आपको क्लियर हुआ या नहीं, ये सब आप इस सेशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, और सबसे पहले आइए डालते हैं एक नजर कि आज के सेशन में हम कितने क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। Well, in this session we will discuss 65 क्वेश्चंस, पूरे 65 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मोरोवर इनके डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे हर एक क्वेश्चन का, मतलब यहाँ पर हम सॉल्यूशन भी देखेंगे, एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, साथ ही साथ उसको समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, उसका डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन का करेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की और पढ़ना शुरू करते हैं 65 के 65 क्वेश्चंस को एक एक करके, ताकि आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वो भी, और जो अभी तक थोड़ा बहुत अधूरा आधा अधूरा समझ में आया होगा वो भी इन कंसेप्ट्स के साथ आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं हम डायरेक्शंस पे कि इन क्वेश्चंस को करने का डायरेक्शंस क्या है, इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाना है, वो सब भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, रीड दिस सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर इन इट। आपको क्या करना है, आपको पूरे सेंटेंस को पढ़ना है और देखना है कि सेंटेंस में एरर क्या है, मतलब क्या त्रुटि है। इसका मतलब दोस्तों ये हमारे स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो ये स्पॉटिंग, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे फॉर्म है स्पॉटिंग एरर्स में। ठीक है, जहां पर आपको एक सेंटेंस दिया होता है जिसके कुछ पार्ट्स किए हुए होते हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए भाई कौन से पार्ट में एरर है। और बहुत ही अच्छी बात तो ये है दोस्तों, ये एक बेनिफिट है आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस में कि आपको उनको रेक्टिफाई नहीं करना होता। यू नीड नॉट रेक्टिफाई देम, यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द पार्ट व्हिच कंटेन्स द एरर। आपको सिर्फ उस पार्ट को आइडेंटिफाई करना होता है जिसमें की त्रुटि है, आपको उसको रेक्टिफाई नहीं करना होता। तो ये आपके लिए प्रिविलेज है। The error, if any, will be in one part of the sentence। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जो आपको यहाँ दी गई है कि भाई अगर एक सेंटेंस के 4 पार्ट्स किए हुए हैं, मतलब अगर एक वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है तो उनमें से सिर्फ एक ही पार्ट में एरर होगा। सपोज कीजिए एक सेंटेंस लिखा है और उसमें एक पार्ट है ए, एक पार्ट है बी, एक पार्ट है सी और एक पार्ट है डी। तो इनमें से किसी एक पार्ट में ही तुमको एरर मिल सकता है, सब में एरर आपको नहीं मिलेगा, है ना, किसी एक पार्ट में ही एरर मिलेगा और हमको वही पार्ट को पहचानना है। सपोज यहाँ पर लिखा है ए, यहाँ लिखा है बी, यहाँ लिखा है सी और यहाँ लिखा है डी। तो यदि सपोज कीजिए कि सी पार्ट में एरर है तो सी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको एरर्स को फाइंड आउट करना है। ओके, द नंबर करस्पॉन्डिंग टू दैट पार्ट विल बी योर आंसर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्ट्स में लिखा होगा ए बी सी डी। अब आपको अगर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल एरर नजर आता है ए पार्ट में, बी पार्ट में या सी पार्ट में, तो वही जहां पर ए बी सी कुछ भी लिखा होगा उस पार्ट के करस्पॉन्डिंग जो भी नंबर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इफ द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई सेंटेंस में कोई त्रुटि ना हो, कोई भी गड़बड़ ना हो, कुछ भी गलत ना हो, सब कुछ सही हो सकता है सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो। इस केस में आपको अपना जो आंसर मार्क करना है वो आंसर मार्क करना है नो एरर। मतलब आपको एक और ऑप्शन गिवन होगा नो एरर का। यदि आपको लगे कि सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, कोई भी त्रुटि नहीं है, तो उसमें नो एरर को आप मार्क कर सकते हैं। इग्नोर द एरर्स ऑफ पंचुएशन इफ एनी। भाई पंचुएशन क्या होते हैं, जैसे कॉमा लगाना, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर्स, ये हो सकता है त्रुटि आपको मिल जाए लेकिन इनको कंसिडर नहीं करना है। यदि ऐसा कोई एरर दिखे तो उसको इग्नोर कर दें, उसको मार्क नहीं करना है। ओके, तो कहीं पर भी अगर आपको पंचुएशन एरर दिखे तो वहां पर आपको मार्क नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को ही फॉलो करना है। मोरोवर यहाँ पर जो आपको एरर्स मिलेंगे वो प्रोनाउन से रिलेटेड होंगे, तो आपको सिर्फ उन्हीं एरर्स को मार्क करना है। ओके, प्रोनाउन से रिलेटेड ना भी हो सकता है प्रोनाउन से रिलेटेड कोई वर्ब में एरर हो, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन प्योरली ग्रामेटिकल एरर्स, पंचुएशन का एरर यहाँ पर
नहीं कंसिडर करेंगे। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स में ही एरर को हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए भाई जल्दी से शुरुआत करते हैं इस सेशन की और सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो आइए जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या एरर होना चाहिए। वन ऑफ द क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी वाज हु डिड यू ट्रेवल विद। एक क्वेश्चन जो उसने मुझसे पूछा, मतलब सब क्वेश्चंस में से एक सवाल उसका यह भी था कि तुमने किसके साथ ट्रैवल किया। ओके, हु डिड यू ट्रैवल विद। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखें, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। तो भाई उसने क्वेश्चन क्या पूछा, हु डिड यू ट्रैवल विद, तुमने किसके साथ ट्रैवल किया। अब सबसे पहली बात, यहाँ पर हमें किसी ऐसे वर्ड की जरूरत है जिसका रिलेशन हो सके किसी प्रपोजिशन के साथ। और हमेशा याद रखिए कि कहाँ कहीं पर भी कोई प्रपोजिशन आता है तो उसके बाद हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस को ही यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी हमारे पास एक क्वेश्चन सेंटेंस होता है तो हमें दो चीजें देखनी होती हैं। यदि जो भी उस सेंटेंस का रिप्लाई हो सकता है वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है तो हम whom का प्रयोग करेंगे, और यदि वो सब्जेक्ट होगा तो हम उसमें who फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, आप कौन हैं। तो ये दर्शाता है कि मैं आपसे अगर पूछ रही हूँ हु आर यू, आप कहेंगे यू आर अ डॉक्टर, है ना, या यू आर अ समथिंग, जो भी है। तो यू एक सब्जेक्ट को दर्शाएगा, है ना। मतलब यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं हु आर यू, तो उसका जो रिप्लाई होगा, जो उस हु की जगह लेगा, वो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का। अब अगर मैं आपसे कहूँ हु डिड यू ट्रैवल विद, तुमने किसके साथ ट्रैवल किया। सपोज यहाँ पर कोई भी एक मिस्टर एक्स हैं और वो रिप्लाई करते हैं कि मैंने ट्रैवल किया अपने अंकल के साथ, आई ट्रैवल्ड विद माय अंकल। ओके, सपोज कीजिए, ये सिर्फ एक सपोज है। ओके, विद माय अंकल। अब यदि ये व्यक्ति मुझे ये आंसर दे रहा है तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अंकल। मतलब इस वर्ड का जो रिप्लाई कर रहा है वो कौन है, एक ऑब्जेक्ट है। और जब ऑब्जेक्ट रिप्लाई कर रहा हो उस क्वेश्चन का, उस वर्ड को रिप्लेस करने वाला वर्ड एक ऑब्जेक्ट हो, तो यहाँ पर ये हु का यूज करना गलत है। इसकी जगह हमें क्या यूज करना चाहिए था, हु। तो अब हमारे पास दो कंसेप्ट आ गए। एक तो जब हम इसका अगर एक अज्यूम रिप्लाई देखें तो उसमें जो आंसर बैठता है, इस वर्ड को रिप्लेस करने वाला जो शब्द बनता है वो एक ऑब्जेक्ट बनता है। दूसरी बात, एक प्रपोजिशन के साथ हम ऑब्जेक्टिव केस को अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस को नहीं। हु एक नॉमिनेटिव केस है जो कर्ता के बारे में बता सकता है, जबकि यहाँ पर ट्रैवल ट्रैवल किया किसने, यू ने। तो यू तो कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मतलब इसने जिसके साथ ट्रैवल किया वो जाहिर सी बात है वो ऑब्जेक्ट होगा। तो ये जो वर्ड यहाँ पर लिखा है हु, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको जो रिप्लेस करके वर्ड आएगा वो एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हुम को रिप्लेस करता है, हु को नहीं। तो यहाँ पर यही वर्ड यहाँ पर गलत हो जाता है। मतलब जो हमारा आंसर होगा वो किस में होगा, सी में। जो हमारा एरर होगा वो किस में होगा, सी पार्ट में। मतलब हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी पार्ट। रिप्लेस हु विद whom, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ हु इज whom. In the sentence, who did you travel with? The verb travel requires an object because it is asking about the persons you traveled with, not who performed the action of traveling. Okay, because you is already given, जो कि इस सेंटेंस में जो कार्य किया गया है, मतलब ट्रैवलिंग, वो कार्य किया यू ने, और किसके साथ किया वो हमारे पास ऑब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। ओके, therefore the correct form of verb should be or the correct form of the sentence should be whom did you travel with, not who, because whom is used to ask about the object, the person or people with whom you traveled. Okay, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जहां पर हु की जगह पर whom का प्रयोग किया जाना था। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बेड सिचुएशन। वो मैं हूं जिसको दोषी ठहराया जाना चाहिए इस बेड सिचुएशन के लिए। अब देखिए, इट इज आई सब्जेक्ट है क्योंकि ये कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है, हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बेड सिचुएशन। वो मैं हूं जिसको दोषी ठहराना चाहिए। मतलब जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो कौन है, आई है। और आई के साथ ये जो वर्ब है ये हमेशा डिपेंड करती है हमारे इस वाले सब्जेक्ट पे। जबकि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आई। क्या आई के साथ कभी इज आता है, नो। तो यहाँ पर इज में ही गलती है, और अगर इज में गलती है तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो भाई आंसर हो जाता है बी, हु एम टू ब्लेम। जहां पर हु इज टू ब्लेम की जगह हु एम टू ब्लेम आएगा, क्योंकि आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, ना कि इज का। आई इज द सब्जेक्टिव केस यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एम। Who am maintains subject verb agreement in, even though who refers to I, the verb am should agree with the subject I. Who is would be incorrect because it is
The third person singular form of the verb used with subjects like he, she, or it. For the first person singular subject is I. The correct form of verb uh, to be used is am. ओके आई के साथ हम हमेशा एम का प्रयोग करते हैं, यू के साथ या वी के साथ हमेशा आर का प्रयोग करते हैं और ही शी इट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया, क्वेश्चन 1 समझ में आया। किसी को कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इससे पहले कि आप मुझसे दूसरा डाउट पूछें आप मुझे जल्दी से बताइए कि इसमें क्या एरर होगा। ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज वन अक्लेम द वर्ल्ड ओवर। तो भाई जल्दी से अपने आंसर्स को बता दीजिए कि क्या आंसर होना चाहिए। अब देखिए इसमें ऑप्शंस में है ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स, ये ए ऑप्शन में गिवन है। हु हैज वन अक्लेम ये बी में है, द वर्ल्ड ओवर सी में है एंड डी में है नो एरर। अब आपको बताना है इस सेंटेंस में कोई त्रुटि है भी या नहीं है, तो कौन से पार्ट में, और नहीं है तो फिर आप डी को मार्क कर सकते हैं। देखिए भाई वो उनमें से है, किन में से, उन राइटर्स में से है, मतलब उन लेखकों में से है। किन लेखकों में से? जिन्होंने पूरी दुनिया में एक जीत हासिल की है, जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया है ना, बहुत सारी तारीफें कमाई हैं। तो यहाँ पर उन राइटर्स की, यहाँ पर सिर्फ उस व्यक्ति की बात नहीं हो रही, उस एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, बल्कि राइटर्स, उन सभी राइटर्स की बात हो रही है जिन्होंने कभी ना कभी प्रसिद्धि पाई है इस पूरे वर्ल्ड में। ओके, सो यहाँ पर सिर्फ एक राइटर नहीं बल्कि सारे राइटर्स की बात हो रही है, राइटर्स की पूरी कैटेगरी की बात हो रही है, और राइटर्स प्लूरल हैं। तो यहाँ पर हैज की जगह क्या आ जाएगा? हैव, क्योंकि ये राइटर्स पर डिपेंड करता है। ओके, तो इस हिसाब से आपका जो एरर होगा वो किस में होगा? बी पार्ट में। ओके, हु हैज वन एक्लेम ये गलत होगा, हैज की जगह पर हमको हैव का प्रयोग करना होगा। एक्सप्लेनेशन, राइटर्स इज अ प्लूरल नाउन रेफरिंग टू मोर देन वन राइटर। The relative pronoun who refers to the writers and acts as the subject of the verb have one. Have one is the correct form because it agrees with the plural subject writers. तो यहाँ पर जो correct sentence बनेगा वो क्या बनेगा? He is one of those writers who have won acclaim the world over. ओके, तो क्वेश्चन 3 का एरर क्या बन जाता है भैया? हैज की जगह पर हैव आ जाएगा। अब इसी बात पे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन कौन दे पाता है। ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए बिटवीन एक प्रपोजिशन है, और जब कभी भी कोई प्रपोजिशन एक सेंटेंस में आ जाए तो इसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी रिटन इन ऑब्जेक्टिव केस। और यदि ये ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए तो भाई यू तो ऑब्जेक्टिव केस में है, समझ आती है बात, लेकिन आई तो हमारा सब्जेक्टिव केस है जिसको हम लोग किससे यूज करेंगे? मी से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो यहाँ जो एरर है वो सी पार्ट में हो जाएगा। सी पार्ट में यू एंड मी आना चाहिए। इन दिस सेंटेंस यू एंड मी आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रपोजिशन बिटवीन। मी इज द ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन लाइक बिटवीन। Okay, I is the subjective case pronoun as used as the subject of the verb or as a predicate nominative, but not as the object of the preposition. अब जैसे आप देख सकते हैं जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। किसके बीच? तुम्हारे और मेरे बीच, है ना, डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ पर यू एंड मी किसका रोल प्ले कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट का। ओके, चलिए इसी बात पे अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। अब सपोज कीजिए भाई दो रोड हैं, और दो रोड में से एक रोड तो जरूर है जो पार्क की ओर जाती है ना। अब पार्क इधर है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक रोड तो है जो पार्क की ओर जाती है ना। अब कौन सी रोड है पता नहीं, लेकिन यहाँ पर इतना पता है कि इन दोनों में से ही कोई एक रोड है जो पार्क की ओर जाती है। ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे? आइदर ऑफ द रोड्स। अब हो सकता है यहाँ पर दो रोड हो और दो में से किसी एक की बात तो हो रही है, आइदर मतलब एक की, दो में से एक। तो उस केस में जब भी हम आइदर का प्रयोग करते हैं उसके बाद आता है हमारे पास ऑफ, तो हमारे पास नाउन प्लूरल होगी लेकिन वर्ब जब भी होगी वो सिंगुलर होगी, क्योंकि आइदर मतलब दो में से कोई एक, है ना। तो यहाँ पर आइदर ऑफ द रोड्स यहाँ तक तो सही है। लीड हमारा वर्ब है जो कि सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, तो बी में एरर हो जाएगा। ओके, so answer is B. Either of the roads leads. Either is used to refer to one of the two items or choices. Of the roads indicates the group from which one is chosen. The singular subject either requires a singular verb form. Leads is the correct singular form of the verb to agree with either. Okay,
तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो लीड्स हो जाएगा एंड सी विल बी द करेक्ट, सॉरी बी विल बी द करेक्ट आंसर, जहां पर ये लीड का लीड्स होना चाहिए। चलिए, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में एरर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या एरर होगा। क्वेश्चन है वन ऑफ माय डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कि सेंटेंस में क्या एरर होना चाहिए। भाई वन ऑफ माय डिजायर्स ए पार्ट में लिखा है, बी में लिखा है आर टू बिकम, सी में लिखा है अ डॉक्टर और डी में है नो एरर। तो जल्दी से बताइए भाई इसमें क्या त्रुटि होनी चाहिए। चलिए तो देखते हैं आइए कि इसमें क्या एरर होना चाहिए। भाई लिखा है वन ऑफ माय डिजायर्स, मतलब मेरी डिजायर्स में से एक डिजायर ये भी है कि मैं एक डॉक्टर बनूं, है ना। तो बहुत सारी डिजायर्स हो सकती हैं, लेकिन मैं किसी एक डिजायर की बात कर रही हूँ। अब जब मैंने कहा वन ऑफ माय डिजायर्स, मतलब मेरी डिजायर्स में से कोई एक, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा वन, है ना। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और वन कैसा होता है सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। तो यहाँ पर आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो एरर होगा वो बी पार्ट में माना जाएगा। क्या एरर होगा भाई, मैंने कहा मेरी सब इच्छाओं में से एक इच्छा ये भी है, मतलब मैंने एक इच्छा के बारे में बात की जो कि सिंगुलर होगी। वहां पर हम इज टू बिकम का प्रयोग करेंगे, ना कि आर टू बिकम का। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज वन विच इज सिंगुलर। Desires is the object of the proposition of and does not affect the verb agreement. Therefore, the verb should agree with the singular subject one, making the correct form is not are. The infinitive phrase to become a doctor is the complement of the subject one of my desires. Okay. चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। कम्बली इज वन ऑफ द प्लेयर्स। नाउ अभी हमने पढ़ा था वन ऑफ द डिजायर्स, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है, काम्बली इज वन ऑफ द प्लेयर्स। काम्बली उन प्लेयर्स में से एक है हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द मैच, जिनका चयन मैच के लिए हो गया है। ओके। अब देखिए काम्बली उन प्लेयर्स में से एक है, मतलब कुछ प्लेयर्स हैं और ये उन प्लेयर्स में से एक है। सपोज ये सारे हमारे प्लेयर्स हैं, है ना। और ये उन प्लेयर्स में से एक हैं जिनका चयन इस मैच के लिए हो गया है, मतलब चयन इनका भी हुआ है, इनका भी, इनका भी, इनका भी, इनका भी, इनका भी, इनका भी और इनका भी। तो ये इन सब के ग्रुप में शामिल है। मतलब यहाँ पर हम उन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं जिनका चयन हुआ है ना। तो प्लेयर्स तो प्लूरल हो जाएंगे। अब सिर्फ काम्बली की बात नहीं हो रही, काम्बली उन प्लेयर्स में से एक है। किन प्लेयर्स में से, जिनका चयन हुआ है। तो प्लेयर्स प्लूरल हो गए, तो हैज की जगह हम यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे, है ना। तो जो आपका एरर होगा वो बी पार्ट में हो जाएगा। तो एरर हो जाता है आपका बी पार्ट में, हु हैव बीन सेलेक्टेड। द सब्जेक्ट ऑफ द रिलेटिव क्लॉज हु हैव बीन सेलेक्टेड इज प्लेयर्स व्हिच इज प्लूरल। The verb have been selected needs to agree with the plural subject players. Therefore, has been selected should be corrected to have been selected. To maintain subject verb agreement, the rest of the sentence remains unchanged and grammatically correct. Kamli is one of the players who have been selected for the test match. Okay. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। The fact of me being a stranger does not excuse his conduct. अब देखिए, the act of me being एक gerund form। जब भी सेंटेंस में कभी gerund आता है तो gerund से पहले, ये आपको मैंने जब gerund पढ़ाया था तब भी इस बात को बताया था कि gerund से पहले हम हमेशा possessive case का ही प्रयोग करते हैं, चाहे तो वो noun हो कि pronoun। ओके। अब बीइंग एक gerund है जिससे पहले मी आ रहा है, जबकि मी तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया और हमें चाहिए कौन सा, पॉजिटिव केस। तो यहाँ पर मी की जगह हम लोग माई का प्रयोग करेंगे। द फैक्ट ऑफ माई बीइंग अ स्ट्रेंजर, मतलब मेरा स्ट्रेंजर होना, डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंडक्ट, उसके कंडक्ट को एक्सक्यूज नहीं करता, मतलब कोई बहाना नहीं देता इस चीज का। ठीक है, मतलब मैं स्ट्रेंजर हूं या नहीं इससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए, आपको सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मी की जगह माई आना चाहिए, तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा। तो एरर है हमारा ए पार्ट में, जिसमें होना चाहिए था द फैक्ट ऑफ माई। Explanation: the phrase "the fact of my being a stranger" is noun phrase where "my" is the possessive pronoun used before the gerund "being." Possessive pronouns like my, your, his, her, its, are, theirs are used to show ownership or possession. In this case, my is used to indicate possession of the fact of being a stranger. Me is an objective pronoun and cannot be used as a possessive pronoun in this context or possessive adjective in this context. Therefore, the correct possessive form to use before being a stranger is my, not me. Okay, so यहाँ पर जो error होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, fact of my. Okay, यहाँ पर my का प्रयोग होना चाहिए।
उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जल्दी से बताइए इसमें क्या एरर होगा। डू यू नो दैट इट वाज आई हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क। बहुत ही ज्यादा सिंपल है फ्रेंड्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ये कंसेप्ट कि यदि इट के साथ बी की कोई सी भी फॉर्म आती है तो उसमें हम नॉमिनेटिव केस का अप्लाई करेंगे और जो हु के जस्ट बाद वर्ब होगा वो इस पे डिपेंड करेगा। तो इट इज आई हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क। सो ये मैं हूँ जिसने इस ब्यूटीफुल वर्क को किया है। दूसरा, आई जैसे ही आई के साथ कोई वर्ब होता है तो वो हैज कभी नहीं होता, या तो हैव होता है या एम होता है। तो यहाँ पर हैव का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये एरर हो जाता है आपका बी पार्ट में। ओके, हु हैज डन शुड बी रिप्लेस विद हु हैव डन। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, आंसर नंबर 10 लिखा हुआ है, पहले इसको देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन को। हु हैव डन एक्सप्लेनेशन, द रिलेटिव प्रोनाउन हु refers to I which is singular. However, the verb have done needs to agree with the plural subject. In this case, it is a special case where I refers to oneself. Who have done is the correct form to use because it correctly agrees with the implied plural nature of the action performed. The sentence structure emphasizes that I, that is singular, is the one who has done the work, but who have done is still the appropriate verb form here. Okay, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। नाइदर ऑफ द थ्री सिस्टर्स इज गुड। अब देखिए, तीन बहनों की बात हो रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था यदि नाइदर आइदर में से कोई शब्द आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए ही यूज होते हैं। दो से अधिक के लिए हम नन यूज कर सकते हैं, एनी या वन यूज कर सकते हैं। अब भाई नेगेटिव में या तो नाइदर यूज होता है या नन यूज होता है। नाइदर मतलब दो की बात करता है और नन दो से अधिक की बात करता है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। अभी अगर वो थ्री सिस्टर्स हैं तो उनमें से तो एक को मार नहीं आओगे आपको, तो ग्रामर की एरर सुलझाए हैं। तो यहाँ पर नाइदर की जगह हम लोग क्या कर देंगे, नन लिख देंगे। तो ये जो सेंटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द थ्री सिस्टर्स इज गुड। ओके, सो यहाँ पर एरर हो जाएगा आपका ए पार्ट में। Okay, the error is in A part, none of the three sisters. Explanation: the phrase neither of the three sisters is incorrect because neither is used with two items, not three. When referring to more than two items, in this case three sisters, the correct phrase to use is none of the three sisters. None is used as a pronoun in this context and is followed by a plural verb because it refers to a plural noun, sisters. Therefore, the corrected sentence uses are, which is the correct plural form of the verb to be to agree with the plural subject three sisters. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। Due to me being a newcomer, I was unable to get a good house. अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया था। अभी तक आपको शायद पता भी लग गया होगा, तो जल्दी से बता दीजिए इसमें क्या एरर होगा। मैं यहाँ पर क्या लिखा है, बीइंग, जो कि फिर से एक जेरेंड है और जेरेंड से पहले हम लोग पॉजिटिव केस का प्रयोग करते हैं, तो मी की जगह क्या आ जाएगा, माई। अब देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है, ड्यू टू माई बीइंग अ न्यूकमर, मेरे न्यूकमर होने की वजह से आई वॉज अनेबल टू गेट अ गुड हाउस। मेरे न्यू कमर होने की वजह से मुझे कोई भी अच्छा घर नहीं मिल पाया। ओके, तो यहाँ पर लिखा है मेरे नए होने की वजह से। तो ड्यू टू माई बीइंग न्यू कमर, क्या हम कभी ये कह सकते हैं मुझे न्यू कमर होने की वजह से? नहीं, मेरे न्यू कमर होने की वजह से। इसलिए जो यहाँ पर एरर हो जाएगा वो ए पार्ट में होगा। और क्या एरर होगा भाई, ड्यू टू माई बीइंग अ न्यू कमर शुड कम ओवर हियर। एक्सप्लेनेशन: द फ्रेज due to my being a newcomer uses the possessive pronoun my before the gerund ing or being. Possessive pronouns like my, your, his, her, its, are, their are used before gerunds to indicate possession or ownership. In this case, my indicates possession of the state or condition of being a newcomer. Me is an object pronoun that cannot be used as a possessive pronoun in this context. Therefore, the correct possessive form to use before being a newcomer is my, not me. Okay? तो यहाँ पर मी का प्रयोग ना करके हम लोग माई का प्रयोग करेंगे, जो कि एक पॉजिटिव केस है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द रिलेटिव्स ऑफ द डिजीज्ड थ्रेटेंड टू एवेंज हिज डेथ। जो रिलेटिव्स है डिजीज के, डिजीज मतलब जो डेड पर्सन है ना, जिसकी डेथ हो चुकी है, उन्होंने थ्रेटन किया उस डेथ की बदला लेने के लिए, है ना। टू एवेंज हिज डेथ मतलब वो उसकी डेथ का बदला लेंगे।
ओके। सो अब ए पार्ट में लिख रखा है द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड, बी में है थ्रेटेंड टू एवेंज हिज डेथ। एवेंज के बाद यदि आपके पास ऑब्जेक्ट है तो वो फाइन है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम रिफ्लेक्सिव का प्रयोग करते हैं। अब उन्होंने एवेंज करने को कहा, किसको एवेंज करना था? उस व्यक्ति की डेथ को। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा नो एरर। सिंपल सी बात है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सेंटेंस में सबसे पहले लिखा है रिलेटिव्स, यहाँ तक कोई बात नहीं है। ऑफ द डिसीज, जो रिलेटिव्स हैं किसके? डिसीज्ड के, यहाँ तक कोई एरर नहीं है। थ्रेटेंड, उन्होंने धमकाया, किसको धमकाया? टू एवेंज, टू एवेंज हिज डेथ, कि वो बदला लेंगे, किसका बदला लेंगे? उसकी मृत्यु का। तो यहाँ पर तीनों पार्ट में कोई भी एरर नहीं है, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा डी, नो एरर। ओके, तो 12th में हो जाता है नो एरर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। अब ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, पर्सनल प्रोनाउन का कंसेप्ट है। यदि हम किसी भी प्रोनाउन के, जैसे 3 केसेस हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, इनमें से यदि हम पर्सन्स की बात करें, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट टाइम एक टेबल थी उसमें पढ़ाया था कि एक हमारा पॉजेसिव पर्सन होता है, एक सिंपल, मतलब नॉट पॉसेसिव पर्सन, बट एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। फर्स्ट पर्सन जैसे आई एंड वी, सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट एंड आई। तो इनको लिखने का एक सेंटेंस में एक सीक्वेंस होता है। यदि सेंटेंस बिल्कुल पॉजिटिव है तो हम 2-3-1 रूल को फॉलो करते हैं। 2-3-1 रूल का मतलब होता है कि सबसे पहले सेकंड पर्सन मतलब यू, देन थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड देन आई शुड कम। ओके, अब इनमें तीनों में अगर आप देखेंगे तो जॉन, आई एंड हरी, जॉन एंड हरी दोनों ही हमारा थर्ड पर्सन है, जबकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है ना। और जब ये फर्स्ट पर्सन है तो इसमें हम जब कैटेगराइजेशन देख लिया, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हालांकि सेकंड पर्सन इसमें हमें यहाँ गिवन नहीं है, हमें यहाँ गिवन है थर्ड पर्सन गिवन है। ओके, तो इस केस में हम इन इन रूल्स को 2-3-1 के रूल को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर एरर हो जाएगा आपका ए पार्ट में, ये हो जाएगा जॉन, हरी एंड आई। ओके, पहले सेकंड पर्सन जो कि इसमें नहीं है, फिर थर्ड पर्सन आ जाता है, थर्ड पर्सन दोनों व्यक्ति के नाम है, और फिर आई आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा ए में हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन, व्हेन लिस्टिंग पीपल एज सब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, द प्रोनाउन आई, that is first person pronoun, should come after the second person and third person. Okay, this maintains grammatical correctness and avoids awkwardness in sentence structure. चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। बोथ मी एंड माई सिस्टर वेंट टू द बोर्डिंग स्कूल। भाई कहाँ पर गए हम? बोर्डिंग स्कूल में। दोनों गए, कौन कौन? मैं और मेरी बहन। जब हमने दोनों ने ये कार्य किया कि हम दोनों गए, अब इन्हें सेपरेट करके देखते हैं। क्या हम कह सकते हैं माई सिस्टर वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल? बिल्कुल कह सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं मी वेंट टू बोर्डिंग स्कूल? नहीं, क्योंकि जिसने कार्य किया वो सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो मैंने किया, क्या किया? कार्य किया, कहाँ जाने का? बोर्डिंग स्कूल। तो यहाँ पर ये सिस्टर सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। सेम वे नॉमिनेटिव केस हो जाएगा आई, तो ये हो जाता है आई वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल। ओके, और बोथ आई एंड माई सिस्टर वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल। तो यहाँ जो एरर हो जाएगा आपका, वो कौन सा हो जाएगा? ए पार्ट में हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर ओके, ये क्वेश्चन नंबर 14 का एक आंसर, एक एक्सप्लेनेशन गिवन है। आइए एक बार देख लेते हैं। बोथ माई सिस्टर एंड आई, व्हेन बोथ इज यूज्ड टू रेफर टू टू पीपल सब्जेक्ट्स, the pronoun should be in the nominative case, that is I, he, she, it, or it, we, or they. Me is the object pronoun that cannot be used as the subject of the sentence. Therefore, the correct form is both my sister and I, where I is the subject pronoun that correctly refers to the speaker. Okay, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। It was him who came running into the classroom. यह वही था जो क्लासरूम में एकदम भागता हुआ आया। अब देखिए हम फिर से किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी किसी इट के बाद यदि कोई बी की फॉर्म का प्रयोग किया जाए तो उसके बाद हम हमेशा नॉमिनेटिव केस को अप्लाई करते हैं। दूसरा, हम यह भी देखते हैं कि सेंटेंस में किसने वो कार्य किया है। कार्य हुआ है हु केम रनिंग, और ये कार्य किसने किया है? इस व्यक्ति ने। जब इस व्यक्ति ने किया है तो वो नॉमिनेटिव केस होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस होना चाहिए,
मतलब जो आपका एरर होगा वो ए पार्ट में होगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। और एरर हो जाएगा आपका ए पार्ट में, दैट इज इट वाज ही। हिम की जगह ही को यूज में लाना चाहिए। आफ्टर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब टू बी सच एज was, is, are, etc., the pronoun following should be in the nominative case, that is he, she, I, we, and they, rather than the objective case him, her, me, us, them. It was he is the complete clause where he is the subject complement of it and refers to the same person who came running into the classroom. Therefore, the correct sentence should be he instead of him to maintain grammatical correctness in formal writing. Okay. चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। फिर से वही बात, जैसे हमने कहा कि क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या मैं जान सकती हूँ कि मैं किससे बात कर रही हूँ। अब जब भी हमारे पास कोई प्रपोजिशन आता है, इसके बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस को अप्लाई करते हैं। टू हमारे पास एक प्रपोजिशन है जिसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस को अप्लाई करना है, नॉट नॉमिनेटिव केस। तो यहाँ पर हु की जगह हुम का प्रयोग होगा, बी पार्ट में एरर हो जाता है, तो एरर हो जाएगा बी, जहां पर हु की जगह हुम आना चाहिए। द फ्रेज टू हुम इज करेक्ट बिकॉज whom is the object of the proposition to. Okay. Especially in the questions where whom is used as the object of a verb or preposition, it should be in the objective case. To whom is the proper way to ask about the identity of a person one is speaking to, maintaining correct grammatical formality. Okay. बींग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। अब देखिए, जब भी सेंटेंस की शुरुआत बींग से होती है तो हमको ये चेक करना चाहिए कि ये वाले क्लॉज का जो ऑब्जेक्ट है वो नेक्स्ट क्लॉज के सब्जेक्ट से मैच होता है या नहीं। अब देखिए, वी के लिए तो रेनी डे यूज नहीं हुआ होगा, रेनी डे होने की वजह से मैं बाहर नहीं जा पाई, तो यहाँ पर बींग से पहले अवश्य ही किसी प्रोनाउन का यूज होना जरूरी है। तो एरर हो जाएगा ए पार्ट में, तो आंसर हो जाएगा ए। और आंसर क्या होना चाहिए, इट बींग अ रेनी डे। Okay, when beginning a sentence with a participle phrase like being a rainy day, it is clearer or more grammatically correct to use it being a rainy day. This construction adds clarity by introducing the subject it, which refers back to the situation described by the partial phrase or participle phrase. Therefore, the corrected sentence uses it being a rainy day to ensure grammatical correctness and clarity in the sentence structure. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। ही इज फास्टर देन मी। अब देखिए, जैसे ही आता है फास्टर देन, ही इज फास्टर देन, तो यहाँ पर हम मी की जगह आई का प्रयोग करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर फास्टर किसको बोला गया है, ही को, कि वह मुझसे तेज दौड़ता है। तो भाई मैं धीरे दौड़ती हूँ, वो तेज दौड़ता है ना, या मैं भी तेज दौड़ती हूँ लेकिन वो मुझसे भी तेज दौड़ता है। काम तो दोनों कर रहे हैं ना, दोनों ही व्यक्ति काम कर रहे हैं। जब भी हम एज और देन का प्रयोग करते हैं दो सब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए, तो हम हमेशा नॉमिनेटिव केस का ही अप्लाई करते हैं। इस बात को मैंने आपको जब स्टार्टिंग में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था तब भी एक्सप्लेन किया था। यदि कोई दो चीजों में, दो सब्जेक्ट्स में आपस में कंपेयर किया जाए तो उस केस में हम नॉमिनेटिव केस का ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मी को हटाकर आई आ जाएगा। ही इज फास्टर देन आई और ही रन्स फास्टर देन आई। तो जो आपका एरर होगा वो सी पार्ट में होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। Okay, where me should replace with I. Explanation in the comparative constructions using then, it is correct to use subjective or nominative for the pronouns that after then. He is in the subjective case and I is also in the subjective case. Therefore, the correct comparative form is he is faster than I rather than he is faster than me. ओके, मी का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर वो ऑब्जेक्ट नहीं है। जब दोनों ही कार्य को कर रहे हैं तो दोनों ही सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो जाते हैं। ओके, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स। अब देखिए, फिर से वही बात, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो दोनों ही जाहिर सी बात है सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर आई एंड ही, बल्कि इसको और हम चेंज कर सकते हैं। जब हम लिस्टिंग करते हैं अपने प्रोनाउंस की तो हम पहले तो यूज करते हैं थर्ड पर्सन और फिर यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन। तो ये हो जाएगा ही एंड आई आर वेरी गुड फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर आर यूज होगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, तो he and I is the correct usage. Explanation: when using pronouns as the subject of a sentence, the subjective or nominative form should be used. He is the subjective form of the pronoun used for the first person, and I is the subjective form of the speaker.
Therefore, the correct sentence structure is he and I, where both pronouns are in the subjective case. Okay. नेक्स्ट पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। अब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत यदि हम वन से करते हैं तो उसके साथ पॉजिटिव केस भी हम वंस ही प्रयोग में लाएंगे। आपको याद होगा जब हमने प्रोनाउन पढ़ा था तो लास्ट में हमने वन एंड वंस को पढ़ा था, वन वर्सेस वंस। तो वहां पर मैंने आपको इस कंसेप्ट को बताया था, यदि सेंटेंस की शुरुआत करने वाला शब्द वन है तो वो नॉमिनेटिव केस है और उसका पॉजिटिव केस जो होता है वो वंस होता है, ओ एन ई अपॉस्ट्रोफी एस। जबकि यहाँ पर लिखा है वन शुड लुक, किसी भी व्यक्ति को अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए। तो यहाँ पर देयर की जगह हम लोग वंस का प्रयोग करेंगे। जब भी शुरुआत वन से होती है तो पॉजिटिव केस भी वंस होता है और रिफ्लेक्सिव केस भी वंस होता है। तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा वो आपका सी पार्ट में हो जाएगा। और सी पार्ट में क्या एरर होगा? सी देयर पेरेंट्स, द पॉजिटिव प्रोनाउन वंस इज यूज्ड टू शो possession. In this case it refers back to one, indicating possession of the parents. Okay. Using their suggests plural possession or refers to multiple people, which is not intended in the sentence. Therefore, to maintain clarity and grammatically correctness, the passive form once should be used instead of there. Okay. Now, question number 21. The newspapers, they admits that advertising sometimes influences their editorial policy. Now, अब यहाँ पर लिखा the newspapers they admit, the newspapers they admits, दिस इज इनकरेक्ट। दे के साथ हम एडमिट्स का प्रयोग नहीं कर सकते, तो हम ऐसे लिख सकते हैं द न्यूज़पेपर एडमिट्स और एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसी। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, द न्यूज़पेपर्स दे एडमिट्स, इसी सेंटेंस में एरर हो जाएगा तो ए पार्ट में त्रुटि है ना। दे एडमिट दैट, so the subject they referring to the newspaper should agree with the verb admit in the correct conjugation. Admit is the correct verb form for the third person plural, subject as they. Therefore, the correct form of the sentence does not need the phrase the newspapers at the beginning because they already refers to newspapers. Okay. Also, here they admit should not come. The correct sentence will be the newspapers admit that advertising sometimes influences their editorial policy. Okay. चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। ही नोज दैट योर मसल्स आर नॉट सेम एज हिज। ओके, अब वह जानता है कि तुम्हारे जो मसल्स हैं वो उसके मसल्स की तरह नहीं है। ओके, आर नॉट सेम एज, तो हम इस केस में जो एरर मानेंगे वो क्या मानेंगे? ही नोज दैट योर मसल्स, वो जानता है, वह जानता है कि तुम्हारे जो मसल्स हैं आर नॉट सेम एज हिज। मतलब अब जब देखिए जब दोनों सेम की बात आ रही होती है तो हम लिखते हैं आर नॉट सेम एज हिज मसल्स। ओके, पूरा शब्द हमको लिखना चाहिए। द फ्रेज नॉट द सेम एज इज द करेक्ट वे टू कंपेयर द मसल्स बिटवीन योर एंड the person being addressed and his referring to someone else's muscles. The article the is necessary before same to indicate the specificity in the comparison. Therefore, the corrected sentence provides a clear and grammatically correct comparison of the muscles. Okay. So he knows that your muscles are not the same as his. Okay. चलिए अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम्स बिफोर एंटरिंग द हॉल। अब देखिए मस्ट साइन देयर फुल नेम्स, अब यहाँ पर एवरीवन से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। एवरीवन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिसके साथ वर्ब एज वेल एज पॉजिटिव केस दोनों ही सिंगुलर प्रूफ किए जाते हैं, मतलब यूज किए जाते हैं। अब एवरीवन सिंगुलर हो गया, मस्ट साइन हिज फुल नेम, देयर की जगह क्या हो जाएगा? हिज फुल नेम्स बिफोर एंटरिंग द हॉल। एवरीवन, सो ये जो एरर होगा आपका वो किस में होगा? बी पार्ट में होगा। तो एरर हो जाएगा आपका बी पार्ट में, देयर शुड बी रिप्लेस्ड विद हिज। व्हेन यूजिंग एवरीवन एज अ सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन, ट्रेडिशनली द मैस्कुलाइन सिंगुलर प्रोनाउन हिज as used in the default person to refer to everyone. Using there as a singular pronoun is commonly accepted in informal contexts and modern usage to avoid gender specific language, but it is considered less formal in the formal writing or when clarity is needed. His remains grammatically correct choice for a singular indefinite pronoun like everyone. Okay. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। प्रोहिबिशन एम्स एट रिड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स
many of which is caused by drunkenness. Okay, अब prohibition कहते हैं किसी चीज को रोकना, है ना, रुकावट लाना. Prohibition aims at reducing traffic accidents, many of which is caused by drunkenness. अब देखिए यहाँ पर prohibition मतलब रोकना, एम्स एट रिड्यूसिंग, उसका मकसद क्या होता है, रिड्यूसिंग करना ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को, मेनी ऑफ विच इज कॉज्ड बाय ड्रंकनेस. अब देखिए यहाँ पर मेनी का मतलब होता है बहुत सारे, है ना, बहुत सारे जिसका, तो यहाँ पर मेनी ऑफ विच, मेनी हम यूज करते हैं, मेनी जब होता है बहुत सारे, जबकि अगर हम किसी कैटेगरी को शो करते हैं और उसका बहुत अधिक मात्रा बताना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ उसमें से कवर लिख सकते हैं, है ना, मेनी ऑफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ विच. तो यहाँ पर जो आपका एरर होगा वो कौन से पार्ट में हो जाएगा, वो जाएगा आपका सी पार्ट में, आर कॉज्ड बाय ड्रंकनेस. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे. प्रोहिबिशन एम्स एट रिड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, मेनी ऑफ विच इज कॉज्ड बाय ड्रंकनेस. अब देखिए प्रोहिबिशन मतलब रोकना, किस चीज को रोकना, जो रोकना है उसका मकसद क्या होता है, प्रोहिबिशन का मकसद क्या होता है कि वो रिड्यूस मतलब कम करना चाहते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को, मतलब उन एक्सीडेंट्स को जो कि ट्रैफिक की वजह से होते हैं. many of which is caused by drunkenness. अब देखिए many क्या है, many मतलब जिनमें से काफी सारे इस वजह से होते हैं क्योंकि वो ड्रंकनेस की वजह से, मतलब लोगों ने ड्रिंक करके वो चला रहे होते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे होते हैं उसकी वजह से. तो यहाँ पर देखिए many of which, many हमेशा प्लूरल नाउन को दर्शाता है. जब प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन प्लूरल एडजेक्टिव है तो इसके बाद हम प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं. तो जहाँ पर many एक प्लूरल प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है तो वहां पर भी हमारा जो एडजेक्टिव होगा, सॉरी जो वर्ब होगा वो प्लूरल होना चाहिए. तो यहाँ पर many के साथ हम इज ना यूज करके किसका यूज करेंगे, आर का. और ये जो आपका एरर होगा वो सी पार्ट में माना जाएगा. ओके, सो आर कॉज्ड बाय ड्रंकनेस इज द करेक्ट आंसर. एक्सप्लेनेशन, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स इन द इज द प्लूरल नाउन, so it requires a plural verb, uh, are caused to agree with it grammatically. The phrase many of which correctly refers to traffic accidents, which is a plural noun. Therefore, the corrected sentence maintains subject verb agreement by using plural verb are caused. ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे. आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थरली. अब मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों कि कभी भी यदि दो पर्सन या दो से अधिक पर्सन एक सेम सेंटेंस में उनका प्रयोग किया गया है तो हम हमेशा जो रूल अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करते हैं 2-3-1 वाला, है ना. अब देखिए आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थरली, सही काम किया गया है तो हमको फिर से वही 2-3-1 को अप्लाई करना है. अब 2-3-1 मतलब आई, यू एंड ही, जबकि यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन गिवन है, जैसे आई एंड ही, तो 2-3-1 हमारा पार्ट रहता है, लेकिन 2 यहाँ पर है नहीं तो 3 और 1 को फॉलो करेंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा ही एंड आई. ओके, सो ए पार्ट में एरर माना जाएगा, यहाँ पर आंसर होना चाहिए ही एंड आई. व्हेन यूजिंग प्रोनाउंस एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, द सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव फॉर्म शुड बी यूज्ड. he is the subjective form of the pronoun used for the third person, and I is the subjective form of the speaker. Therefore, the correct sentence structure is he and I, where both pronouns are in the subjective case. Okay, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे. The boy whom you thought was an angel turns out to be a rock. ओके, वो लड़का जिसे तुमने सोचा कि वो एक एंजल है वो एक बेईमान निकला, है ना. अब देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको एक बहुत खास ध्यान देना होता है. यहाँ पर देखा द बॉय, वो लड़का जिसको तुमने सोचा कि वह एक एंजल है ना, वह तो एक रोग निकला. तो यहाँ पर इस सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है, उस लड़के के बारे में कि जिसको सबने सोचा कि वो एक एंजल है लेकिन निकला क्या, वो रॉक. तो अगर मैं कहूँ द बॉय टर्न्स आउट टू बी अ रॉक तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हुआ, द बॉय, है ना. अब whom you thought, जबकि यदि हम कभी भी सेंटेंस में whom एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह प्रयोग कर रहे हैं तो whom के जस्ट पहले वाला जो वर्ड होता है जिसके जस्ट बाद हम whom का प्रयोग कर रहे हैं ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए सेंटेंस का. लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है, ये जो बॉय है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कार्य कर रहा है ना. और ये क्या कार्य कर रहा है, या फिर इसके बारे में बात की जा रही है, क्या बात की जा रही है भाई, कि वो जिसको सबने एक एंजल समझा था वो तो एक बेईमान निकला, जिसको एक फरिश्ता समझा था वो तो एक बेईमान निकला. तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट, उसी की चर्चा हो रही है, बॉय की चर्चा हो रही है. तो वो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा. जब सब्जेक्ट हो जाएगा तो हम इसे नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे, लेकिन इसके बाद का जो प्रोनाउन होगा वो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव यूज नहीं करेंगे बल्कि सब्जेक्ट यूज करेंगे. तो ये सेंटेंस हो जाएगा द बॉय हु यू थॉट वाज एन एंजल टर्न्स आउट टू बी अ डॉग.
अब आपके माइंड में क्वेश्चन फिर से आ रहा होगा कि मैम जब भी एक नाउन के बाद हमको ब्लैंक के बाद भी एक नाउन मिलता है तो हम whom फिल करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रिक है। आपको सिर्फ ये देखना है जो जिससे पहले जो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले है, यदि वो सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा कि सब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का करेगा तो वो आपका हु बन जाएगा, लेकिन सेंटेंस में यदि वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वो आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे द बॉय whom you thought और who you thought was an angel turns out to be a rock। तो यहाँ पर ये जो निकला ये एक सब्जेक्ट निकला, और जब सब्जेक्ट है तो हम whom की जगह who को फिल करेंगे, है ना। यहाँ पे लिखा द बॉय, वो लड़की, सॉरी वो लड़का, द बॉय who you thought, जिसे सबने सोचा कि वो एक चोर, वो एक फरिश्ता है, वो तो एक चोर निकला, है ना। तो who का यहाँ पर प्रयोग होगा ना कि whom का, तो एरर हो जाएगा आपका ए पार्ट में। Okay, so this A part contains the error. The boy whom you thought is incorrect. Explanation: the phrase "whom you thought was an angel" is the correct and modifies the boy appropriately. The sentence is still clearly and grammatically sound. Therefore, the correction is simply adding was. Yes, तो यहाँ पर एरर हो जाएगा आपका ए पार्ट में। द बॉय whom you thought, whom की जगह हम who का प्रयोग करेंगे। The phrase whom you thought was an angel is incorrect. Therefore, the correct sentence is the boy who you thought was an angel turns out to be a rock. Okay? जिसको आपने फरिश्ता समझा वो एक बेईमान निकला। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे। My father asked me to go to the fair and enjoy it there. अब इस सेंटेंस में माई फादर आस्क्ड मी, मेरे फादर ने मुझसे पूछा, क्या करने के लिए पूछा, टू गो टू द फेयर एंड एंजॉय देयर। सो देखिए यहाँ पर एंजॉय करने के लिए बोला। अब एंजॉय मैंने खुद से ही तो किया होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एंजॉय माई सेल्फ देयर, है ना। तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर when using enjoy in the context of the activity you are participating in, it is common to use reflexive pronouns like myself, yourself, etc. to indicate the enjoyment and the directed towards oneself. There is the correct to indicate the location, the fair. Therefore, the corrected sentence clarity and grammatical correctness by using enjoying myself to indicate personal enjoyment at the fair. ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा एंजॉय माई सेल्फ ओवर देयर। एंजॉय एक ट्रांजिटिव वर्ब है, यदि उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट ना मिले तो हमें पहले रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग करना होता है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 28 नाउ। हु डू यू बिलीव हिम टू बी? तुम्हें क्या लगता है उसको क्या होना चाहिए? व्हाट डू, सॉरी ए ऑप्शन है हु डू, बी है यू बिलीव, सी हिम टू बी, और डी है नो एरर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, him to be, C part में error है। In formal English, when asking about the identity of someone, especially when introducing a dependent clause, you should use objective case whom instead of who. So whom is used before because it is the object of the verb believe. In the dependent clause, whom you believe him to be, therefore the correct sentence maintains grammatical correctness by using whom instead of who. Okay, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। हिज सैलरी इज लोअर देन अ केयर टेकर। ओके, अब देखिए जब सैलरी की बात आती है तो सैलरी लोअर नहीं होती, सैलरी लेस होती है। तो हिज सैलरी इज लोअर देन अ केयर टेकर। अब इस सेंटेंस में जो एरर होगा वो क्या हो जाएगा, देन अ केयर टेकर। देखिए उसकी जो सैलरी है वो लोअर है, किससे लोअर है, केयर टेकर से। देखिए केयर टेकर से थोड़ी ना लो होगी, केयर टेकर की सैलरी से लो होगी। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो हम उसमें दैट ऑफ का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या होता है, when making comparison it is important to ensure parallel structure and clarity. In this case the correct comparison would be his salary is lower than that of a caretaker. Okay, यहाँ पर क्या रहा है, that of a caretaker. This construction clarifies the comparison in between his salary and the salary of the caretaker. Therefore, using the caretaker, that of a caretaker, instead of simply than a caretaker, provides more complete and grammatically correct comparison. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। There is no definite rule regarding the length of the preces with relation to that of the original passage. ओके, अब देखिए देयर इज नो डेफिनेट रूल, यहाँ पर कोई भी डेफिनेट रूल नहीं है किसके रिगार्डिंग में, द लेंथ ऑफ द प्रेसीज की
पैसेज की लेंथ क्या होनी चाहिए विद रिलेशन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। अब देखिए इन्होंने दैट ऑफ द खुद ही यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर जो एरर होगा वो सिर्फ और सिर्फ सी पार्ट में होगा। विद रिलेशन की जगह हम इन रिलेशन टू का प्रयोग करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू और विद रिलेशन टू ना करके विद रिस्पेक्ट टू कर सकते हैं। इन रिलेशन टू is commonly used to indicate consideration or comparison. With relation to is less commonly used and may not convey the intended meaning as clearly. Therefore, with respect to is more appropriate phrase to use this context to indicate how the length of the phrase is considered in comparison to the original passage. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पे। द मूवी विच केम आउट लास्ट वीक वॉज रियली गुड। ओके, कौन सी मूवी जो लास्ट वीक आई थी, है ना। अब देखिए मूवी तो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, प्लस ये एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, मतलब ये एक नॉन लिविंग थिंग है ना, और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप इस बोल सकते हैं। तो मूवी हो गई, है ना। अब ये क्या है, ये मतलब ये आपका कोई पर्सन थोड़ी ना है, ये तो एक नॉन ह्यूमन थिंग है। और जब नॉन ह्यूमन है तो हम विच का प्रयोग करेंगे, हु का नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हु केम आउट लास्ट वीक, तो यहाँ पर ये जो वर्ड होगा हु, ये गलत हो जाएगा, और हु की जगह हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। तो जी आपका एरर हो जाएगा ए पार्ट में। ए पार्ट में क्या होना चाहिए, द मूवी हु की जगह द मूवी विच होना चाहिए। When referring to a movie or any inanimate object, we should use relative pronoun which instead of who. The word who is used for people or animals, not for things. Therefore, the correct way to phrase the sentence would be the movie which came out last week was really good. वो मूवी जो लास्ट वीक निकल कर आई थी या जो लास्ट वीक आई थी वो सच में अच्छी थी। ओके, तो इस सेंटेंस में ये एरर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। व्हेन ही आस्क्ड व्हाई द मशीन्स वर आइडल, वी टोल्ड हिम इट वाज ब्रोकन। अब देखिए जब उसने पूछा कि मशीन्स क्यों खाली पड़ी हैं, तो हमने कहा क्योंकि वह टूटी हुई है। अब यहाँ पर मशीन्स की बात हो रही है, जबकि इट जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, हमें तो प्लूरल के लिए करना है। तो व्हाई द मशीन्स वर आइडल, वी टोल्ड हिम दैट दे वर नॉट वर्किंग और दे वर ब्रोकन। ओके, सो यहाँ जो एरर हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, सी पार्ट में। और वर आइडल वी टोल्ड हिम इट वाज ब्रोकन, ये एरर होगा। द प्रोनाउन इट वाज ब्रोकन refers to singular noun but machines is plural. Therefore, to maintain agreement, the pronoun should be plural as well. They were broken correctly identifies that multiple machines were broken, which caused them to be idle. Therefore, using they were broken ensures clarity and grammatical correctness in the sentence. Okay, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। He is university professor but of his 3 sons neither has any merit। अब देखिए मैंने आपको बताया neither सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के लिए यूज होता है, जबकि यहाँ पर हो रही है बात 3 sons की। अब जब 3 sons की बात हो रही है तो हम neither का प्रयोग नहीं करेंगे, none का प्रयोग करेंगे। तो आपका जो एरर होगा वो सी पार्ट में हो जाएगा। देखिए तो आपका आंसर हो जाता है सी, नाइदर हैज एनी मेरिट। नाइदर इज यूज फॉर 2 पर्सन्स ओनली, है ना। तो आपका जो आंसर है वो नाइदर की जगह क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, क्योंकि नाइदर का जो प्रयोग होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, 2 पर्सन्स के लिए होता है। जो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा उसमें हम नन का प्रयोग करेंगे, नाइदर का प्रयोग नहीं करेंगे। सी पार्ट में एरर माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। अब वो मैं थी जिसने पूरी जिम्मेदारी ली थी, वो पूरी जो जिम्मेदार थी किसके लिए, ताकि सारे अरेंजमेंट्स किए जा सकें, ताकि कंपटीशन जो है वो हमारा सक्सेसफुल हो जाए, या उसकी स्टडीज जो है वो कंप्लीशन वो सक्सेसफुल रह सके। तो यहाँ पर मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, तो यहाँ पर इट वॉज मी जो कि रिस्पॉन्सिबल थी, तो यहाँ पर मी की जगह हम लोग आई का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब भी हम इट इज वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो उसके बाद हम नॉमिनेटिव केस को ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट में, इट वॉज मी हु वॉज। यहाँ पर आफ्टर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब टू बी लाइक वॉज is the case subjective nominative form of the pronoun should be used, which is I instead of me. Therefore, the correct form maintains grammatical correctness by using I as the subject complement after it was. Okay, इट वॉज हिम, बिल्कुल सेम एरर है। हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम, हिम की जगह ही आ जाएगा। और ये आई थिंक पहले भी हमने सेम इसी तरह का क्वेश्चन पढ़ा है। इट वॉज हिम की जगह आफ्टर द फॉर्म्स ऑफ दिस, यहाँ पर इट वॉज ही का प्रयोग होना चाहिए हिम की जगह। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। अ गुड फ्रेंड ऑफ मी
हैज बीन इन लंदन फॉर 20 years। भाई देखिए, मैंने किसी एक अच्छे दोस्त की बात करी जो कि मेरा दोस्त है, और मेरा मतलब पोजीशन को शो करना है। पॉजिटिव केस जो होता है वो माइन होता है, ना कि मी। तो मी की जगह हम लोगों को क्या यूज करना है, माइन का प्रयोग करना है। भाई जो भी पॉजिटिव केस होता है वो माइन होता है या माई होता है। माई नाउन के साथ यूज होता है, वो पॉजिटिव केस है। ऑफ मी का, मी की जगह ऑफ माइन यूज करेंगे। ओके, सो a good friend of mine, okay, instead of a good friend of me. Okay, therefore the correct sentence maintains grammatical correctness and clarity. Next question number 37, you should avail of every opportunity to practice your skill। जब कभी भी avail की बात आती है, avail का मतलब होता है फायदा उठाना। तो avail के बाद यदि of preposition है तो बीच में हम हमेशा किसी रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा वो बी पार्ट में हो जाएगा, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ, ओके, योर सेल्फ ऑफ दी ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर जो एरर होगा आपका वो हो जाएगा आपका बी पार्ट में, अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, इसकी जगह होना चाहिए अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। ओके, नेक्स्ट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। एज सुन एज आई कॉल्ड हर शी केम आउट ऑफ इट्स हाउस। अब देखिए, वह अपने घर से आ गई। शी तो सब्जेक्ट है, पर्सन है, और एक गर्ल है, तो उसके लिए हम इट्स का प्रयोग नहीं कर सकते। हम लोग क्या यूज करेंगे, हर यूज करेंगे। ओके, शी के लिए जो पॉजिटिव केस यूज होगा वो हर यूज होगा। ओके, सो यहाँ जो एरर माना जाएगा आपका वो कौन से पार्ट में माना जाएगा, दैट इज इन पार्ट सी। सो यहाँ पर सी में एरर है, जहाँ इट्स की जगह हर आ जाएगा। हर इज द करेक्ट possessive pronoun to use because it indicates possession of a female, presumably the person being called. It is used for inanimate objects or animals or unknown gender for not for humans. Okay, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 39 पे। whom you think will be dismissed first। कौन तुम्हें लगता है जो सबसे पहले डिसमिस किया जाएगा। ओके, तो देखिए, जैसे मैंने कहा कौन तुम्हें लगता है, तो यू थिंक, मैंने सोचा, मुझे लगा, ये तो आप सेंटेंस में कभी भी आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, विल बी डिसमिस्ड फर्स्ट, मतलब इसका जो रिप्लाई करेगा वो सब्जेक्ट है, और इसका भी जो रिप्लाई करेगा वो भी कौन होगा, सब्जेक्ट। जबकि हुम का रिप्लाई करने वाला तो ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर ये हुम ही गलत है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, हु डू यू थिंक विल बी डिसमिस्ड फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पर जो एरर होगा वो आपका वो ए पार्ट में माना जाएगा। ओके, हु इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डू यू थिंक, whom is used as the object of a verb preposition in the sentence, who is the subject of the clause, who will be dismissed first, so who is the correct form to use। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। थैंक्स टू गॉड योर फैमिली एंड यू आर सेफ। ओके, अब देखिए, भगवान का शुक्र है कि आप और आपकी फैमिली दोनों सेफ हैं। तो योर फैमिली ये सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप कह सकते हैं, सेकंड विद थर्ड पर्सन, और फिर यू आ रहा है, तो ये दोनों के साथ हमने आर को यूज करा है, प्लूरल वर्ब। ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं होगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नो एरर। सॉरी, इट इज डी, नो एरर, नॉट ए बट डी, नो एरर। चलिए आ जाता है क्वेश्चन नंबर 41 पे। वन मस्ट ओबे वंस टीचर्स। एक व्यक्ति को अपने टीचर्स को ओबे करना चाहिए। वन के साथ हम पॉजिटिव केस वंस का ही अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर पूरे सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं होगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो अगेन डी हो जाएगा, नो एरर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। नाउ इट कैन बी इजीली सेड दैट द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज ग्रेटर देन एनी अदर सिटी इन द इंडिया, सॉरी इन इंडिया। अब खुद देखिए, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इस शहर की पॉपुलेशन सबसे अधिक है, और पूरी इंडिया में इससे बड़ी पॉपुलेशन कहीं नहीं मिलेगी। तो पूरी इंडिया की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। ओके, नाउ इट कैन बी इजीली सेड दैट द पॉपुलेशन ऑफ दिस सिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर सिटी इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो एरर माना जाएगा वो सी पार्ट में होगा, देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। The correct phrase should be then that of any other city in India, क्योंकि उन्हें सिटी से कंपेयर नहीं करना बल्कि सिटी की पॉपुलेशन से कंपेयर करना है। So the correct sentence would be, now it can be easily said that the population of this country is greater than that of any other city in India. That then that of is used to compare the population of this city with any other city in India. This structure completely compares the populations by using that to refer back to the position to the population of the city, making the comparison clear and grammatically correct। Okay,
चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। आई सॉ द मैन whom told me अबाउट द इवेंट। अब देखिए, मैं उस व्यक्ति से मिली जिसने मुझे बताया। जब कभी भी जहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आता है, यदि उसके बाद अगर वर्ब आ जाए तो हमको वहां पर हु का या विच का प्रयोग करना है। तो आई सॉ द मैन, मैन एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर हम whom की जगह हु का प्रयोग करेंगे। हु टोल्ड मी अबाउट द इवेंट, तो यहाँ एरर हो जाता है बी पार्ट में। ओके, बी पार्ट में क्या होगा, whom told me। So explanation, who is used as the subject of the verb, that is the person doing the action, while whom is used as the object of a verb or preposition, that is the person receiving the action। जो सब्जेक्ट को दर्शाता है उसके लिए हम हु का प्रयोग करते हैं, ना कि whom का। तो यहाँ पर जो एरर होना चाहिए वो हु का आना चाहिए, मतलब whom की जगह हु को आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 44 पे। दिस इज द बुक दैट शी बोरोड इट फ्रॉम लाइब्रेरी। अब देखिए, हमने बुक का जिक्र पहले कर दिया। दिस इज द बुक दैट शी बोरोड, कहाँ से, फ्रॉम द लाइब्रेरी। यहाँ पर इट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये एक सुपरफ्लस है। तो आपका एरर हो जाएगा बी पार्ट में। क्या एरर होगा, दैट शी बोरोड it। Okay, in this sentence that she borrowed it is redundant and incorrect. The word that introduces a restrictive clause that describes which book is being referred to. In this case, the clause that she borrowed from the library specifies more information about the book. The word it is unnecessary and grammatically incorrect because borrowed already indicates that an object, the book, was borrowed. Therefore, the correct sentence should simply state that she borrowed from the library without adding it. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। एवरीवन मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म्स बाय द डेडलाइन। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कभी सेंटेंस में एवरीवन आता है तो एवरीवन के साथ हम हमेशा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर पॉसेसिव केस, सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। देयर का प्रयोग यहाँ पर करना गलत होगा, उसकी जगह हम हिज यूज करेंगे। क्यों भाई, क्योंकि जब कभी भी हमारे पास एक ऐसा वर्ड होता है जो कि मेल या फीमेल दोनों के लिए हो सकता है, उस केस में हम हमेशा प्रेफरेंस मैस्कुलाइन जेंडर को ही देते हैं। ओके, अब एवरीवन तो आपका मैस्कुलाइन में भी आ सकता है एज वेल एज फेमिनाइन, मतलब गर्ल के लिए भी यूज हो सकता है, बॉय के लिए भी। तो यहाँ पर हम जो प्रेफरेंस देंगे वो मैस्कुलाइन को देंगे। सेकेंडली, एवरीवन हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर पॉसेसिव केस भी सिंगुलर आएगा, तो देयर की जगह हम हिज का प्रयोग करेंगे। तो ये आपको हो जाता है बी पार्ट में एरर। ओके, देयर application forms, the pronoun there is plural but everyone is singular. Indefinite pronoun, indefinite pronouns like everyone, everybody, anyone, anybody, etc. are always singular and should be paired with singular pronouns. Therefore, the correct pronoun to use here is his or her to maintain gender neutrality. However, his is better or depending on the context. So, the correct sentence is everyone must submit his application forms by the deadline. Okay, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। एनीबडी हु वांट्स टू जॉइन अस शुड ब्रिंग देयर ओन लंच। अब देखिए, कोई भी जो हमारे साथ ज्वाइन करना चाहता है तो एनीबडी सिंगुलर हो जाता है, तो वह अपना लंच खुद ला सकता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति तो अपना लंच आएगा, तो यहाँ पर देयर की जगह हिज आ जाएगा। ओके, तो एरर हो जाएगा आपका सी पार्ट में। ओके, सी पार्ट में एरर है देयर ओन लंच। Explanation, the phrase their own lunch is incorrect because in this context, because there is a plural pronoun but anybody is singular. In English, when referring to an indefinite pronoun like anybody, anyone, everyone, etc., which are singular, the corresponding possessive pronoun should also be singular. To make the sentence grammatically correct and gender neutral, you can use these phrases his. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। यहाँ लिखा हुआ है एनीबडी कैन सक्सीड इफ दे वर्क हार्ड इनफ। अब देखिए, यहाँ पर वो कह रहे हैं कोई भी सक्सेस पा सकता है यदि वह मेहनत करता है तो। अब देखिए, एनीबडी सिंगुलर होता है, कैन सक्सीड इफ दे यहाँ पर जब भी हम एंटीसीडेंट की बात करते हैं कि एंटीसीडेंट जैसा होता है वैसा ही हम प्रोनाउन को प्रयोग में लाते हैं। अब एनीबडी सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, और यहाँ पर लिखा हुआ है दे, तो ये भी तो एनीबडी के अकॉर्डिंग यूज होना चाहिए। तो यहाँ पर दे की जगह हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ही। और जब यहाँ पर ही आएगा तो वर्क का वर्क्स हो जाएगा, मतलब ये जो आपका एरर होगा वो किस में हो जाएगा, बी पार्ट में, है ना। तो यहाँ पर बी पार्ट में क्या एरर होगा भाई, इफ दे वर्क, the word they is a plural pronoun but anybody is singular. Indefinite pronouns like anybody, anyone, someone, etc. are always singular and require singular pronouns to refer to them.
Therefore, to correct the sentence, the singular pronoun he should be used instead of they. Anybody can succeed if he works hard enough. ये हमारा पूरा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे. Someone forgot to bring their textbook to the class. अब देखिए फिर से someone की बात हो रही है. someone कोई भी हो सकता है, सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर their की जगह हम लोग his का प्रयोग करेंगे. तो यहाँ पर जो एरर माना जाएगा आपका वो बी पार्ट में आएगा. their textbook जहाँ लिखा हुआ है ये एरर हो जाएगा, तो बी पार्ट में एरर होगा. The pronoun their is plural but someone is singular. Indefinite pronoun always takes a singular pronouns or singular verb. Therefore, the correct pronoun to use here is his or her to maintain gender neutrality, or simply his or her depending on the context. अब someone तो कोई भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर his को प्रेफरेंस देंगे, बिकॉज जब कॉमन जेंडर की बात आती है तो प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू दी मास्कुलाइन जेंडर ओनली. चलिए आगे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पे आ जाते हैं. द मैनेजर टोल्ड द एम्प्लॉइज टू कंप्लीट हिज और हर टास्क्स बाय द एंड ऑफ द डे. सो मैनेजर टोल्ड द एम्प्लॉइज, मैनेजर ने एम्प्लॉइज से क्या कहा? टू कंप्लीट हिज और हर टास्क्स बाय द एंड ऑफ द डे. अब देखिए मैनेजर ने एम्प्लॉइज से कहा, एम्प्लॉइज प्लूरल है, तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू कंप्लीट देयर टास्क्स. ओके, सो यहाँ पर जो एरर होना चाहिए वो सी पार्ट में होगा. ओके, सो हिज और हर की जगह हम देयर का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये प्लूरल है. इन द ओरिजिनल सेंटेंस हिज और हर टास्क्स इज यूज्ड टू रेफर बैक टू द एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज जो है वो प्लूरल है. While their construction attempts to be inclusive of both genders, it is cumbersome and not necessary. When referring to a group of people without specifying gender, the plural pronoun there is commonly used in English. It is considered grammatically correct and widely accepted to use there as a singular pronoun in the context to avoid gender specific pronouns like his or her. ओके, तो आप उस केस में जब एम्प्लॉयज की बात हो रही है, एंटीसीडेंट प्लूरल है, तो प्लूरल ही आप पॉजिटिव केस को यूज कर सकते हैं. अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 पे. द वुमन हु आई मेट यस्टरडे इज रिनोन्ड साइंटिस्ट. तो मैं उस औरत की बात कर रही हूँ जिससे मैं कल मिली थी, वो एक रिनोन्ड साइंटिस्ट है. मतलब जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है वो कौन है? वो ये लेडी है. और जो लेडी है वो पहले लिखी है, उसके बाद हमको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है. तो जब भी हम सब्जेक्ट को रिलेट करते हैं, सब्जेक्ट को रेफर करते हैं, तो वो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, या उसके बाद जो वर्ड आना चाहिए वो रिलेटिव सब्जेक्टिव होना चाहिए. तो यहाँ पर होम की जगह हम हु का प्रयोग करेंगे. यहाँ एरर हो जाएगा आपका बी पार्ट में. तो आंसर इज बी, हु आई मेट यस्टरडे. In the sentence whom I met yesterday is incorrect because whom is used of the object of the verb met. However, in modern English, it is more common and acceptable to use who instead of whom in formal contexts, especially when the pronoun is the subject of the clause. Here, who is the subject of the met. देखिए, जब कभी भी आपके पास दो स्ट्रक्चर हो, यहाँ पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन को फिल करना है. तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ व्यक्ति सब्जेक्ट है या फिर यहाँ पर लिखा हुआ व्यक्ति सब्जेक्ट है. यदि यहाँ पर लिखा हुआ व्यक्ति सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर हु को फिल करेंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ व्यक्ति यदि ऑब्जेक्ट है तो आप हुम का प्रयोग करेंगे. तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है. फॉर एग्जाम्पल, द वुमेन whom I met yesterday has been passed away. तो इस केस में हम लोग whom का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि sorry, the woman whom I met was arrested today. तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट की बात अगर करें तो I met whom I met that woman. ओके, सो उस केस में हम लोग वहाँ पर whom का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट की तरफ प्रयोग में आ रही है. ओके, क्वेश्चन नंबर 51. I have a friend whose sister works at a hospital or at the hospital. I have a friend. मेरे पास एक दोस्त है. कौन? जिसकी सिस्टर वर्क्स एट दी हॉस्पिटल. इस सेंटेंस पे कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, तो ये सेंटेंस हो जाएगा नो एरर का क्योंकि इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है. The girl whose bicycle was stolen reported it to the police. वो लड़की जिसकी बाइसिकल चोरी हो गई थी, reported it to the police. इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं होगा. We do not know whom we should blame for all the lapses observed in the procedure. हमको नहीं पता कि हमें किसको दोषी ठहराना चाहिए. So यहाँ पर आ रहा है whom we should blame. So we should blame किसको? Whom.
फॉर ऑल द लैप्सेस ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसीजर, इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं होगा। देखिए रीजन क्या है, मैंने कहा कि हमें वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता whom वी शुड ब्लेम, हमें किसको ब्लेम करना चाहिए। तो वी शुड ब्लेम हूँ, किसको, है ना, किसको ब्लेम करना चाहिए। तो वहां पर ऑब्जेक्ट का जो रिप्लाई कर रहा है वो हूँ है ना, किसको, तो उसका वर्ड बताने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को बताने वाला हूम होता है ना। वी शुड ब्लेम, हमें ब्लेम करना चाहिए किसको, तो वी शुड ब्लेम के बाद हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, और इस ऑब्जेक्ट का रिप्लाई जो कर रहा है वो ये शब्द कर रहा है, तो यहाँ पर हम हूम का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये सेंटेंस में कोई भी त्रुटि नहीं होगी। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। Last summer he went to his uncle's village when he enjoyed very much। अब देखिए अंकल्स विलेज, अब अंकल्स में लास्ट में अपस्ट्रफी जो आ रहा है उसमें लास्ट में ऐसे और फिर एक और ऐसे, तो हमें सिर्फ एक ही अंकल तो है जहाँ पर उसने विजिट किया, तो हम सिर्फ एक ही में पजेसिव केस को अप्लाई करेंगे, तो एरर हो जाएगा आपका बी पार्ट में। Possessive form correction, uncles should be corrected to uncles. The possessive form uncles is uncles, singular possessive. Okay. The conjunction and should be used to join two clauses properly. Now, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। There is no definite rule regarding the length of the preces with relation to that of the original passage। बिल्कुल सिंपल है और ऐसा सेंटेंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर in relation to होना चाहिए। ओके, सो आंसर विल बी विद रिलेशन टू की जगह इन रिलेशन टू हो जाएगा। उसके बाद व्हाट डज मैटर मोस्ट इज द बिहेवियर एंड नॉट द पोलाइट कॉन्वर्सेशन। सो व्हाट मैटर्स, व्हाट डज मैटर की जगह हम लोग व्हाट मैटर्स का प्रयोग करेंगे। ओके, व्हाट डज मैटर गलत होगा। एक्सप्लेनेशन, द व्हाट डज मैटर इज ग्रामेटिकली करेक्ट बट इट इज नॉट इडियोमेटिक और एज कॉमनली यूज्ड। व्हाट मैटर्स इज मोर नेचुरल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57। Who of the two is joining the team। जब भी कभी चॉइस की बात आती है तो हम वहाँ पर विच का प्रयोग करते हैं। इवन फॉर द ह्यूमन बींग्स, यहाँ पर टू मतलब दो पर्सन्स में से कौन ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ पर हम हु की जगह विच ऑफ द टू लिखेंगे। ओके, तो एरर हो जाएगा आपका ए पार्ट में। ठीक है, तो हु ऑफ की जगह यहाँ पर विच ऑफ आना चाहिए। देखिए कहीं पर भी अगर चॉइस और सिलेक्शन की बात आती है तो चाहे भले ही वो इंसान हो, हम उस केस में विच का प्रयोग करेंगे, ना कि हु का। Next question is question number 58। One of my good qualities is that I don't take things like this very seriously। तो यहाँ पर one of my good qualities, मेरी सब अच्छाइयों में से एक अच्छाई यह भी है कि मैं किसी भी बात को, इस तरह की किसी बात को सीरियसली नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पर is, अब one सब्जेक्ट है तो उसकी जगह साथ is आना चाहिए, जो कि यहाँ पर वर्ब आ जाता है और वर्ब ये सिंगुलर है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नो एरर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। रोड डेवलपर्स अनेबल टू फिनिश देयर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम, unable to finish their projects on time will not be awarded new ones। ओके, अब देखिए ये वंस जो होते हैं वो पॉजिटिव केस वाले होते हैं, जबकि हमने कहा न्यू वंस मतलब नए वाले, है ना, तो वंस में ओ एन ई वंस आना चाहिए, ना कि ओ एन ई अपॉस्ट्रोफी एस। ओके, तो ये बस इसमें एरर हो जाएगा, तो सी में आंसर होगा। तो ये वाले वंस की जगह हम लोग इन वाले वंस का प्रयोग करेंगे, बस ये त्रुटि इसमें हो जाती है। ये वाला वंस पॉजिटिव केस में होता है, जबकि ये प्लूरल को दर्शाता है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। Out of the 6 companies shortlisted for the project, 5 have already made its presentations। अब भाई 5 कंपनीज की बात हो रही है, तो 5 कंपनी तो प्लूरल हो गई, तो यहाँ पर मेड इट्स की जगह देयर प्रेजेंटेशंस हो जाएगा। ओके, तो एरर हो जाएगा आपका सी पार्ट में। ओके, द एरर is with the pronoun its, which is incorrect in this context। Its is a possessive pronoun used to indicate ownership by a singular noun। However, in this sentence, presentations is plural, so the correct possessive pronoun to use is there। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। अब इवन दोज, जब एक्सपीरियंस की बात हो रही है तो ऑब्वियसली इंसानों की बात हो रही है, और जब ह्यूमंस की बात होती है तो हम विच का नहीं हु का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर विच की जगह हम लोग हु का प्रयोग करेंगे। ए पार्ट में एरर मान लिया जाएगा। ओके, सो आवर एरर इज इन ए पार्ट। इवन दोज which when referring to people, who is used as the relative pronoun, not which is used for things or animals, whereas who is used for people। Therefore the corrected sentence is even those who have no previous work experience have applied for this job। वो व्यक्ति जिनको कोई भी previous experience नहीं है, अनुभव नहीं है, even उन्होंने भी इस job के लिए apply किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 62।
Ashok is among the few people in the world which did not blindly follow the path of others. So फिर से वही बात, लोगों की बात हो रही है तो हम which की जगह who का प्रयोग करेंगे. ओके, तो एरर हो जाएगा आपका सी पार्ट में. तो यहाँ पर भी हम which की जगह who का प्रयोग करेंगे. तो करेक्ट सेंटेंस होगा अशोक इज among the few people in the world who did not blindly follow the path of the others. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे. एवरीवन सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी is feeling the pinch of rising prices and corruption. So everyone section, not everyone section, it should be every section. Okay, so ए पार्ट में एरर होगा. एवरीवन सेक्शन की जगह हम लोग एवरी सेक्शन का प्रयोग करेंगे. ओके, एवरीवन हम किसी व्यक्ति के लिए बात करते हैं, मतलब हर व्यक्ति, है ना. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे. आई एंड टीना विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग. अब मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, यदि कोई भी कार्य किया गया वो पॉजिटिव सेंस को दर्शाता है तो हम 2 3 1 को अप्लाई करते हैं. मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन को एक सीक्वेंस में लिखा जाता है. अब यहाँ पर आई एंड टीना फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन है, तो पहले हम थर्ड पर्सन लिखेंगे फिर फर्स्ट पर्सन. तो एरर आपका ए पार्ट में हो जाएगा और ये बनेगा टीना एंड आई विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग. अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65. शी गेव द बुक टू जॉन एंड माई सेल्फ. माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि यूज करना गलत है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं शी गेव द बुक टू जॉन. उसने बुक दी, किसको दी? जॉन को और मुझे. तो माई सेल्फ की जगह हम लोग मी का प्रयोग करेंगे. एरर होगा आपका सी पार्ट में. ओके, she gave the book to John and me. Explanation: reflexive pronoun myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourself, themselves should be only be used when the subject and the object refer to the same person or thing. In this case, myself is incorrect because John and I are the recipients of the action, not the subjects. दोस्तों एक बात याद रखना हमेशा, कभी भी हम सेंटेंस की शुरुआत, मतलब जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी को, तो हमें रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग नहीं करना चाहिए. जहां पर व्यक्ति किसी एक्शन को कर रहा है या जिसके बारे में बात की जाती है, उसे आप रिफ्लेक्सिव केस में ना लिखकर सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटिव केस में ही लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ आई एम, जो भी मेरा नेम है मैं वो बोल सकती हूँ, आई एम अदिति और आई एम whatever, बट मैं कभी भी माई सेल्फ अदिति नहीं कह सकती, है ना. आप कभी भी नहीं कह सकते माई सेल्फ अदिति. आप कह सकते हैं आई एम अदिति और आई एम जो भी है एक्स वाई जेड कोई भी. ओके, आई एम दिस और माई नेम इज दिस. ओके, कभी भी आप माई सेल्फ दिस, माई सेल्फ दैट ऐसे अपना इंट्रोडक्शन कभी भी आप नहीं दे सकते, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है. ओके, वेल उम्मीद है कि आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. और अगर ऐसे ही बढ़िया से कंसेप्ट को आप जानना चाहते हैं, अच्छे से सारे चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं, बेस्ट से बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, तो स्टे कनेक्टेड विद मी. टिल देन, थैंक्स टू यू.